सो हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। मैं आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर यानी कि नीतू गुप्ता एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक नई स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम क्या स्ट्रैटेजी रखें कि हम हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकें अपने अपकमिंग IIT एग्जाम 2024 और गेट 2024 एग्जाम में। तो किस तरीके से करना है, क्या प्लानिंग रखनी है, ये क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम एक अच्छी रैंक लेके आए ताकि हम एक अच्छी IIT में एडमिशन ले सकें। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी ये वो टाइम नहीं रहा कि अगर आप सोच रहे हो कि 1-1.5 महीने रह गए हैं तो हम अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो चलो, बहुत से बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि लास्ट में 1-1.5 महीने में एक नया टॉपिक स्टार्ट करके पढ़ लेंगे। लेट्स से अगर आपके सब्जेक्ट में 10, लेट्स से 5 या 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 6 टॉपिक्स हैं जिसमें से आपने 4 ऑलरेडी पढ़ रखा है। 5वें के बारे में आपने सोचा है कि जनवरी में आप 5वें सब्जेक्ट को डील करोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपका सही टाइम नहीं है किसी भी नए सब्जेक्ट को पढ़ने का। ये अभी वो टाइम है जहाँ पे आपने जितना अभी तक पढ़ा है उन सभी को पढ़ें, फिर से रिवाइज करें, किस तरीके से प्लानिंग करें, क्या अप्रोच रखें, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बट आपको एक नया टॉपिक फिलहाल नहीं रखना है, आपको इस समय में केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोटिवेशन दे दूं, क्योंकि हम मैथ्स वाले हैं। मैथ्स वालों का सिंपल सा फंडा होता है कि जब तक किसी भी चीज़ से हमें एक मोटिवेशन, एक सेल्फिश मोटिव नहीं दिख रहा है, तब तक हम काम नहीं करते हैं। होता है थोड़ा सा, ये हमारे अंदर का इनबिल्ट नेचर है, टेंडेंसी है हमारी। तो भाई मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन ये है बच्चों कि यहाँ से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से आप एक अच्छी IIT में एडमिशन लोगे। उस IIT में एडमिशन लेने के बाद आप एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा डेवलप करोगे। नॉट जस्ट आप एकेडमिक वाइज बहुत अच्छा खुद को परफॉर्म करोगे, चीज़ें ऑब्टेन करोगे, गेन करोगे, वो तो होगा ही, वो तो डेफिनेटली होगा। साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होगी, आप एज अ पर्सन बहुत समझदार बनोगे। क्योंकि हमें, आप सभी को पता है, AI का टाइम है, हमें कहीं ना कहीं फॉरेन जाके एक बहुत मल्टी मिलीनियर या फिर किसी MNCs के कंपनी के लोगों से मिलना है, तो हम उस भीड़ में अपने आप को दिखा सके अलग। ये सारी चीज़ें आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हो तो डेफिनेटली आपके तौर तरीके से वहाँ पे आप अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी मोटिवेशन है। चलिए, मोटिवेशन हमें मिल चुकी है, क्या करें स्ट्रेटेजी, क्या करें अप्रोच अपना कि हम एक अच्छी IIT में एडमिशन लें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम IIT एग्जाम और गेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम IIT एग्जाम और गेट के सिलेबस को सबसे पहले हम सेग्रीगेट करेंगे कि IIT एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सिमिलरली आपके गेट के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। हमें पता है कि IIT एग्जाम और गेट में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी होती है, बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन होते हैं, डेफिनेटली कॉमन होते हैं। तो अगर जिसने भी IIT एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शिद्दत से करी है, जद्दोजहद से करी है, डेफिनेटली वो गेट में एक अच्छा स्कोर डेफिनेटली वो ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों IIT एग्जाम और गेट के सिलेबस के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रखें, ठीक है। तो अगर हम बात करें IIT एग्जाम, तो इसमें आपका बच्चों रियल एनालिसिस है। सबसे पहले तो हमें उन टॉपिक्स के लिए काम करना है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है और वो टॉपिक भी बहुत अच्छा है। रियल एनालिसिस से मैथ्स के हर एक बच्चे को थोड़ा ना कहीं एक फोबिया डेफिनेटली होता है कि मैथ, रियल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती है वो तो दूर दूर तक नहीं लगती, बिल्कुल सोचना पड़ता है वहाँ पे, पता नहीं क्या मैथ्स है। हमेशा अक्सर ये तो एक सवाल, एक शंका रहता ही है। चलिए, मैं कहती हूँ अगर आपको रियल एनालिसिस में दिक्कत है तो बच्चों आपने पढ़ते वक्त एक चीज़ कॉमन देखा होगा, क्या? डेट इज रियल एनालिसिस में RA में, अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो RA रियल एनालिसिस, ये सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड का क्या मतलब हुआ कि ये हर एक टॉपिक टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसे कि स्टार्ट करें IIT एग्जाम की, तो वहाँ पे आपका काउंटेबिलिटी वगैरह चीज़ें नहीं आती है, लेकिन पॉइंट सेट टोपोलॉजी आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज आता है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आता है, रीमान इंटीग्रेशन आता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आता है।
तो आप देख सकते हो ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में मतलब कनेक्टेड तो है डेफिनेटली। मैथ्स का तो वही है कि अगर हम क्लास 12 की बात करें तो वहाँ पे जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस में लग जाता है। तो मैथ्स की तो ब्यूटी ही है कि वो कहीं ना कहीं आपस में तो कनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन रियल एनालिसिस की बात करें तो कनेक्शन के साथ साथ ये टॉपिक्स अपने अपने डोमेन में अलग अलग हैं। यानी अगर आपको किसी भी बच्चे को हमेशा, अगर मैं आईटी जैम वाले बच्चों की बात करूँ, ग्रेजुएशन वाले बच्चों की, तो उन्हें कहीं ना कहीं एलसीडी यानी कि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। बट उनसे अगर हम बात करें तो वो हमेशा कहते हैं कि मैम हमें सीक्वेंस एंड सीरीज तो अच्छे से आता है, इनफैक्ट पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी अच्छे से आता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी हमें अच्छे से आता है, बट हमें दिक्कत हो जाती है कंटिन्यूटी चेक करने में, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने में। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप साइड में करें तो आपके पास फिर भी n नंबर ऑफ सब टॉपिक्स बचते हैं, उन्हें अच्छे से कर लो, उससे भी तो काम हो जाएगा। आप देखोगे तो वेटेज अगर आप देखोगे हर एक रियल एनालिसिस के हर एक सब टॉपिक्स का तो इक्वल वेटेज है, तो कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको लगता है ये रियल है, ये प्योर मैथ्स है तो ये टफ होगा, टफनेस जहाँ पे है वहाँ पे देखो। सीक्वेंस सीरीज में किसी को दिक्कत नहीं होती है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में भी कम बच्चों को दिक्कत होती है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल तो बहुत आसान होता है, वहाँ भी बच्चों को दिक्कत नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। रीमान इंटीग्रेशन में किसी किसी को दिक्कत हो जाती है, ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो आप उसे थोड़ा सा साइड में रख लो, जहाँ दिक्कत नहीं है वहाँ पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट कैसे मार्क्स स्कोर करें, तो यहाँ पे अभी हमें उन पे काम नहीं करना है जो हमसे नहीं हो पाएगा, हमें अपना उन टॉपिक पे, हमें अपने उन डोमेन पे काम करना है जो हमें आता है। अगर आपको वो आता है तो डेफिनेटली एक चीज़ तो वहाँ जरूर होगी, आपको हर एक चीज़ें वहाँ की पता होंगी। अब इस चीज़ को कैसे आप गारंटेडली कह सकते हो कि मुझे ये टॉपिक आता है? आपने क्वेश्चन लगाए होंगे, अब ये क्वेश्चन लगाओगे तभी आपको समझ आएगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग डोमेन है, ये आपका वीक डोमेन है ना। तो क्वेश्चंस लगाइए, अभी टाइम है प्रैक्टिस करने का। खैर हम स्ट्रैटेजी के बाद में बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रखी, किस तरीके से अप्रोच रखे। फिलहाल हम बात करते हैं टॉपिक्स की। तो रियल एनालिसिस में जिन बच्चों को फोबिया है वो इस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं सब टॉपिक्स को, ठीक है, क्योंकि ये सेगमेंटेड है। चलिए बात करते हैं आगे। लीनियर एल्जेब्रा यानी कि LA। बच्चों LA भी बहुत एक अच्छा टॉपिक है जहाँ पे अच्छा खासा वेटेज होता है IIT जैम एग्जाम में, ठीक है। सिमिलरली गेट में भी इन दोनों का ही बहुत प्यारा, बहुत ही ढंग का एक वेटेज होता है। और लीनियर एल्जेब्रा तो बेहद आसान टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे जिन भी बच्चों को दिक्कत होती है जिस भी क्वेश्चन में, वहाँ पे सीधा सीधा है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है लीनियर एल्जेब्रा का तो काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन को डिस्कार्ड करिए। काउंटर एग्जाम्पल कैसे? लीनियर एल्जेब्रा है यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे मैट्रिक्स की बातें की जा रही हैं, तो अगर आपको मैट्रिक्स का सवाल दिया जाता है पेपर में तो आप क्या करोगे? एक ट्विस्टेड सा क्वेश्चन है जहाँ पे एक मैट्रिक्स डिफाइंड है, आपसे बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप काउंटर एग्जाम्पल रखिए। काउंटर एग्जाम्पल यानी कि 0 क्रॉस 0 मैट्रिक्स रखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखिए, एक n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स रखिए जहाँ पे सबकी एंट्रीज सेम है। ये आपके कुछ बेसिक ट्रिवियल मैट्रिक्स है जिनसे बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड आप लगा सकते हैं, और लीनियर अलजेब्रा में ट्रस्ट में ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच रखेंगे अगर आप, तो लीनियर अलजेब्रा भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और IIT जैम में तो इतना कुछ है भी नहीं, CSIR नेट में इनर प्रोडक्ट स्पेस और जैकोबियन और कैनोनिकल फॉर्म में तो वहाँ दिक्कत आ जाती है, बट IIT जैम में तो बेहद आसान है। वेक्टर स्पेस है, पता ही है, सब स्पेस क्या है उसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, रैंक, मैट्रिक्स, नलिटी, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, फिर आइगन वैल्यू पे। अब ये सारी चीज़ें आप एक मैट्रिक्स के थ्रू डिफाइन कर रहे हो, तो जैसा मैंने बोला कि आप एक ट्रिवियल एग्जाम्पल लेके ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो करिए। और लीनियर अलजेब्रा को इस तरीके से प्रैक्टिस में करिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगर बात करें आगे IIT जैम में, तो बच्चों यहाँ पे अब आता है मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा जहाँ पे आपकी आती है ग्रुप थियरी आपके IIT जैम एग्जाम में।
ग्रुप थ्योरी तो बेहद आसान होता है। अगर जिन बच्चों को प्योर मैथ्स अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कैलकुलेशन पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं कि मैम हमें प्योर मैथ्स बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें कैलकुलेशन से मुक्ति मिल जाती है यहाँ पे जैसा कि वो कहते हैं। तो यहाँ पे उनसे अगर पूछा जाए कि बच्चे तुम्हारा प्योर मैथ्स में फेवरेट टॉपिक क्या है, तो हर एक के जवान पे होगा एल्जेब्रा है, मॉडर्न एल्जेब्रा, जहाँ पे ग्रुप थ्योरी हमारा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ये बेहद आसान होता है। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ, तीनों प्योर मैथ्स को, तो बेहद आसान सबसे अच्छा टॉपिक जो है वो है मॉडर्न एल्जेब्रा। देन थोड़ा सा उससे टफ, वैसे टफ तो नहीं होता है बट फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे कि रियल एनालिसिस का क्या सीन है, किस तरीके से होता है, तो रियल एनालिसिस डेफिनेटली इन दोनों से ज़्यादा वेटेज होता है और थोड़ा सा टफ होता है। हमेशा बच्चों का कहीं ना कहीं एक डाउट तो होता ही है। तो रियल एनालिसिस कैसे आप डील कर सकते हैं, इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये सेगमेंटेड टॉपिक है, आप इतने टॉपिक कर लो, बाकी इतने टॉपिक मत करो। मतलब अगर आपको एलसीडी में दिक्कत है तो एलसीडी में हर एक टॉपिक पे तो दिक्कत होगी नहीं, कंटिन्यूटी के किसी थ्योरम में दिक्कत होगी, डिफरेंशियबिलिटी में दिक्कत है तो रोल्स थ्योरम में आपको दिक्कत हो सकती है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में दिक्कत हो सकती है। अब डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन में तो दिक्कत होगी नहीं। तो जहाँ दिक्कत है वहाँ पे काम करो, उसे आप छोड़ो, उसे आप देखो, बट उसके चक्कर में आप उसके इर्द गिर्द उसके रेलेवेंट टॉपिक्स को ये मत कहिए कि मुझे ये टॉपिक ही नहीं आता, मुझे ये चैप्टर ही नहीं समझ आया। जहाँ दिक्कत है वहाँ पे काम करिए और ये समय है अपनी गलतियों पे काम करने का, अपने डाउट्स पे काम करने का, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम अप्लाइड मैथ्स में, तो उसके बाद आता है बच्चों आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE और उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस। ODE की तो खास बात है, बेहद आसान। OD से थोड़ा सा टफ, बहुत ही थोड़ा सा टफ होता है IC, जो कि हमारी ही फैकल्टी ने करा रखा है। इनफैक्ट बैचेस में मैंने ही ये दोनों टॉपिक कराया है। अगर आप साकार 2.0, क्षितिज 2.0, साकार 1 के होगे तो आपको पता भी होगा कि ये सारे टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं। तो अप्लाइड के तो हम हैं ही एक्सपर्टीज, तो ये तो मैं बोलूँगी ही कि ये बेहद अच्छा होता है। अगर हम बात करें कि मैम किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को नहीं, तो बच्चों आप इन दो टॉपिक्स को कभी भी गलती से मत छोड़ना, क्योंकि बेहद अच्छा है। यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलने की गारंटी होती है। यानी कि अगर आपने 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो डेफिनेटली आपको 2 नंबर मिलेगा। कैसे मैम, कैसे पता चला पूरे मार्क्स मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं अप्लाइड का एक क्वेश्चन है, OD है, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी, और देगा आपसे कि इसका आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है। 4 ऑप्शन देगा। अगर आपका जो आंसर आया है वो ऑप्शन में दिख रहा है तो बिल्कुल वही आंसर होगा, और तो कोई हो नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन MSQ में ना आया हो, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट में। अगर वो MCQ में है तो आपने जो आंसर किया है वो कन्फर्मली वो सही आंसर है आपका। तो यहाँ पे आपको गारंटी भी दिख जाती है कि यस, हमारा जो आंसर आया है ये सही आंसर है। OD और IC की खास बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और अच्छा वेटेज ये लेते हैं आपके IITJAM एग्जाम में। चलिए बात करते हैं अब गेट एग्जाम की। तो गेट में भी आपका RA, LA, MA, ये तो बच्चों है ही। MA में आपका ग्रुप थियरी और रिंग थियरी दोनों ऐड ऑन हो जाती है, यानी कि यहाँ पे GT एंड RT दोनों आती है, ग्रुप थियरी, रिंग थियरी। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल ग्रुप थियरी आती है। अब जैसा कि मैंने अप्रोच बताया कि जो आपको लीनियर के लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी रखनी है सेम आप यहाँ भी रख सकते हैं, जो आपको रियल में यहाँ रखना है सेम। स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलती है, एग्जाम्स बदलते हैं, स्ट्रैटेजी तो कभी बदलती नहीं है, तो सेम स्ट्रैटेजी आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से प्योर मैथ्स के टॉपिक यहाँ पे आते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आता है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस CA, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ जो सब टॉपिक्स है वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। कौन से वो सब टॉपिक्स है? रेसिड्यू है, सिंगुलैरिटी है, मेरोमॉर्मिक फंक्शन है, कन्फॉर्मल मैपिंग है। यहाँ से हमेशा अनडाउटली सवाल बनते ही बनते हैं एनालिटिक फंक्शन वगैरह से। तो बस यहाँ पे जरूर आपको काम करना है। देखो कोई भी टॉपिक पढ़ो, सिंस मैं
स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसे अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे प्रैक्टिस के दौरान में, पूरे प्रेपरेशन में आपको उन टॉपिक्स को ज़्यादा लगाने हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अब आपने स्टार्ट कर लिया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सवाल लगाना, अब आपको एनालिटिक पे ही 2 घंटे 4 घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एनालिटिक टॉपिक से देखिए किस तरीके के, किस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। हर एक पैटर्न के क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, ये नहीं कि एक ही पैटर्न के 10 क्वेश्चन को लगाए जाए। कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इससे आपकी समय की बर्बादी होगी। क्या मतलब है, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं n नंबर ऑफ टॉपिक्स है। और जो इसके बाद बात करें कि प्योर मैथ्स में और क्या क्या है यहाँ पे, तो टोपोलॉजी है, यहाँ पे आपकी टोपोलॉजी आती है। अब देखो यहाँ पे गेट एग्जाम कौन देता है, बेसिकली जो मास्टर्स अपीयरिंग वाले होते हैं वो देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे टोपोलॉजी एड ऑन किया गया है, क्योंकि टोपोलॉजी हम मास्टर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको टोपोलॉजी पे कमांड है, देखो जिसको रियल एनालिसिस आता है डेफिनेटली उसको टोपोलॉजी आएगा, जिसको रियल एनालिसिस में दिक्कत है उसको टोपोलॉजी में भी दिक्कत होगी। टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस को एक साथ ही रख सकते हैं, फंक्शनल एनालिसिस यानी कि FA। अब ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। अगर दिक्कत है तो आप छोड़ दो इन टॉपिक्स को। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन भी बच्चों को ये पहले से आता है, क्वेश्चंस जिनको लगाने आते हैं, सॉल्व होते हैं, वो तो करें ये सवाल, यहाँ से सवाल लगाएं। लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो ये बिल्कुल ये दो टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, ये दो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगी छोड़ना, बट हाँ हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इन दो पर्टिकुलर टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं कि और क्या आता है अप्लाइड में। तो बच्चों यहाँ पे अप्लाइड में आता है ODE आता है, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आपका इसमें PDE यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। फिर इसमें IC आता है, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस, जो यहाँ पे आता है। फिर इसमें वेक्टर कैलकुलस आता है, ठीक है, प्लस इसमें LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सवाल बनते हैं। तो ये है अप्लाइड। अप्लाइड से ये सारे टॉपिक्स पूछते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 5 टॉपिक्स हैं यहाँ भी हैं, यानी कि जिसने IIT एग्जाम की प्रिपरेशन करी है डेफिनेटली वो क्वालिफाई तो कर ही सकता है एग्जाम को, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है। यहाँ पे आपका कॉलेज नहीं है कि 10 CGPA आपको लाना है ना। कंपटीशन में क्या होता है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ, तो वहाँ पे कभी 30 जाता है, कभी 33 जाता है, कभी 28, कभी 25। बेसिकली अगर मोटा मोटा बोली तो 25 to 35 के अराउंड उसके नेबरहुड में होता है। तो क्या आप इन 5 टॉपिक्स को पढ़ के यहाँ पे 35 स्कोर नहीं कर सकते? और बच्चों ट्रस्ट में, अगर आपने यहाँ पे 45 के अराउंड स्कोर कर लिया तो आपकी एक अच्छी रैंक आ जाती है। और गेट में अच्छी रैंक लाने का क्या फ़ायदा है, तो बिल्कुल आप MTech कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट में, सिंस हम मैथ्स वाले हैं तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग में हम कर सकते हैं MTech। ठीक है, जिन भी बच्चों को मन है कि नहीं MTech नहीं करना है, PhD करना है, तो वो बच्चे PhD के लिए भी इनरोल करा सकते हैं गेट एग्जाम में क्वालिफाई करके IITs में। ठीक है, तो ये मोटिवेशन है गेट एग्जाम क्लियर करने का। और IIT एग्जाम तो है ही जहाँ पे आप मास्टर्स करोगे IITs में। ठीक है, तो अगर इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हो तो यहाँ पे आप एक कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकते हो, बाकी अप्लाइड कर लो तो अच्छा खासा आप 45 to 50 स्कोर कर सकते हो, बस IIT एग्जाम को पढ़ के। तो इस वजह से IIT एग्जाम वर्सेस गेट लेके आए हैं, ताकि अगर आप IIT एग्जाम वाले बच्चों हो तो आप जैसे ही मास्टर्स में जाते हो, क्योंकि हमें पता है कि अब ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के बच्चे भी गेट एग्जाम के लिए मतलब एलिजिबल हैं, वो भी दे सकते हैं। तो आप सभी IIT एग्जाम वालों गेट भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रखनी है इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, नॉट जस्ट क्लियर करने के लिए, एक अच्छे मार्क्स के साथ एक हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है,
तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया यहाँ पे कि हर एक टॉपिक को कैसे डील करना है, ये तो आपको समझ आ गया कि एलए को कैसे किस अप्रोच के साथ करना है, एमए को, सीए को, मतलब वॉट एवर द टॉपिक्स आर। बात करते हैं ओवरऑल टॉपिक्स को, अपनी प्रेपरेशन को कैसे बूस्ट अप करना है, किस तरीके से काम करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ की पॉइंट्स लेके आए हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स, जहाँ पे हम हर एक बुलेट पॉइंट को टाइम मतलब सीरियल नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास कंसिस्टेंसी। तो ये तो वही बात है कि कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, यानी कि हर एक बच्चा जो कंसिस्टेंट है वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर लेगा। आपके घर के बड़े लोग भी कहते होंगे कि भाई कंसिस्टेंट रहो, सुबह उठो, काम करो, नहाओ, समय से काम करो, रात को सही टाइम पे सो, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। ये नहीं कि कभी 10 बजे उठ गए, ये नहीं कि कभी 6 बजे उठ गए, ढंग से रहो। तो वो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर उसे हम पढ़ाई में अपना यूटिलाइज करें, तो यहाँ भी वही बात है कि जिस भी बच्चे ने पढ़ाई करनी है और एक अच्छे मार्क्स के साथ आईआईटी में एडमिशन लेना है, आईआईटी में जाना है, उसको तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, कंसिस्टेंसी का? तो कंसिस्टेंसी का यहाँ पे मतलब है कि मान लो लेट से राम, ठीक है, राम को लेते हैं। राम ने आज पढ़ाई करी 4 घंटे, मतलब बहुत ऐसी यूट्यूब पे उसने वीडियो देखा, मेरी वीडियो देखी, उसने कहा नहीं आज तो हम फोड़ के रहेंगे, 4 घंटे मस्त उसने पढ़ाई करी। और उसके बाद कल की क्लास में मतलब नेक्स्ट डे क्या करता है, कल तो बहुत मज़ा आया, आज भी हम 4 घंटे पढ़ेंगे, इनफैक्ट 4.5-5 घंटे पढ़ेंगे। पढ़ा, तीसरे दिन जाके क्या हुआ, अरे कल परसों 4 घंटे पढ़े थे, कल 4.5-5 घंटे पढ़ लिए थे, आज थोड़ा कम पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो 4.5-5 को उसने किस में कन्वर्ट कर लिया, 3:45 में। वहां पर उसने बोला कि हाँ ठीक है, 15 मिनट का ही तो गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसने क्या किया, 10-15 मिनट और ख़त्म करते करते वो 1-2 घंटे पे आ गया, और लास्ट के दिनों में जाके क्या कहता है कि भाई मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई है, मुझे तो एंजाइटी हो रही है, बहुत ही पैनिक हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने समझ नहीं आ रहा, चीज़ें पढ़ी तो हैं लेकिन रिटेन्ड है या नहीं। दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत ये थी कि आप थ्रू आउट कंसिस्टेंट नहीं थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आपको डेली 4 घंटे देने हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। जैसे कि राम को 4 घंटे लगते हैं किसी टॉपिक को पढ़ने में, मे भी किसी और को 2 घंटे लगते हो, तो ये आपका कॉल है, आप अपने आप को बेहतर समझते हो कि आप किस तरीके से पढ़ो। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी राइटिंग की स्पीड थोड़ी कम है, ये मुझे पता है, आपको पता है कि आपकी राइटिंग की स्पीड कैसी है। तो जैसे आपको स्पीड के बारे में पता है राइटिंग के वक्त, उसी तरीके से आपको पढ़ते समय ये पता होगा कि जो मैं 4 घंटे में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, वो कितना मेरे माइंड में जा रहा है। तो हमें खुद को बेटर पता होता है, हम खुद को जानते हैं अच्छे से। तो इस वजह से ये मैं कह रही हूँ कि आप जितना भी पढ़ो, एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ो तो डेली ही 2 घंटे रहो, ऐसे में आप पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, देखो एग्ज़ाम क्लियर होता है या नहीं होता है, ये बहुत ही बात की बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मे बी एग्ज़ाम के दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ किस्मत का फैक्टर हो जाए, कुछ लक फैक्टर, डेस्टिनी, वॉटएवर, कोई भी रीज़न हो जाए और चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाए, फेवरेबल ना हो, बट एटलीस्ट उस टाइम पे आप ये ना कह पाओ कि मेरी प्रिपरेशन ख़राब थी, रेग्रेट ना कर पाओ, रिग्रेशन ना हो आपके साथ। आप ये कहो कि अरे लास्ट के दिन में ये प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ हो गई है, अदरवाइज मेरी प्रिपरेशन तो बहुत A1 थी। तो कभी भी लाइफ में नॉट जस्ट पढ़ाई, किसी भी चीज़ में रिग्रेट नहीं रखना चाहिए, अपनी साइड से 100% दो। तो सबसे पहली बात है कंसिस्टेंसी की, आपको कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट इन 40-45 दिनों में। उसके बाद प्रिसाइज मटेरियल, ये बहुत की पॉइंट है, बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। अब बच्चे क्या कहते हैं कि अरे हमने 6 महीने 1 साल में पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया, अब ये 1 महीने में मैं थोड़ा यहाँ से पढ़ लेता हूँ इस कोचिंग के नोट्स, थोड़ा सा इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। ऐसे करके वो 10 कोचिंग के स्टफ्स लेके आते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं, और ट्रस्ट में वो क्या कहते हैं कि चलो कोई नहीं, हमने स्टफ तो ले लिया है, हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन इन 10 कोचिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब वो क्या करते हैं कि एक ही टाइप के, अब इस कोचिंग वाले ने भी
इस टाइप के 10 क्वेश्चन डाल रखे, इस कोचिंग वाले ने भी डाल रखे, इस कोचिंग वाले ने भी, या फिर किसी भी बुक, किसी भी इंस्टीट्यूट की चीज़ें। अब एक टाइप के 10 क्वेश्चन यहाँ भी लगाए, उसी टाइप के यहाँ भी लगाए, इस टाइप के वही ना, मतलब एक टाइप के 10 बुक से फालतू में 100 क्वेश्चन लगा लिए। कॉन्फिडेंट तो हो गया कि अरे वाह मेरी इस बुक से भी सॉल्व हो गई, इस बुक से भी, लेकिन आपने एनर्जी अपनी वेस्ट करी है, अपना टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि उससे आपने प्रोडक्टिवली पढ़ाई नहीं करी है। एक टाइप के 10 क्वेश्चन लगाने का कभी मतलब होता है? तो मैथ्स के बच्चे हो, स्टूडेंट थोड़ी हो, मतलब ये स्टूडेंट तो हुई क्लास 12th के या फिर 10th प्लस थोड़ी हो कि चलो ठीक है सब कुछ ही करते हैं, अच्छा स्कोर करना है, कॉलेज है, स्कूल है, टॉप करना है, 10 CGPA लाना है, मैं हर एक चीज़ पढ़ के जाऊँ। अरे जितना मिला है आपको उसे ही ढंग से पढ़िए। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, विच इज़ प्रिसाइज मटेरियल। आपने जितना पढ़ना था, जितनी, क्योंकि मुझे लगता है जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ा है, जिस भी डैश प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ा है, मुझे लगता है वहाँ पे आपको इनफ सफिशिएंट मटेरियल दिया गया होगा। अगर मैं बात करूँ रियल की, तो क्या मैं आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी सीक्वेंस सीरीज पढ़ाते वक्त बोल्जानो थ्योरम नहीं बताऊंगी? बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो बोल्जानो थ्योरम मैं भी बताऊंगी। इस प्लेटफॉर्म पे भी बताया जाएगा, डैश प्लेटफॉर्म पे भी बताया जाएगा बोल्जानो थ्योरम। वैसा तो है नहीं कि वो नहीं बताएगा, उसे भी बताना है क्योंकि सिलेबस में है, मुझे भी बताना है। तो अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो तो सारी कोचिंग, सारे प्लेटफॉर्म्स बताते हैं। तो क्या मतलब है आपको एक ही थ्योरम 10 जगह से पढ़ने की? जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे आप समझिए, जिस भी डैश प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो वहाँ पे समझिए, टीचर से कनेक्ट करिए कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे नहीं। तो जो भी आपके पास है, जितना आपको पढ़ना था, मटेरियल था, वो आपका सफिशिएंट मटेरियल था, सफिशिएंट स्टफ था। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे और कुछ करना है। हाँ, आप और कुछ क्या कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज क्लियर हो गई कि जितना पढ़ लिया है वो इनफ है, वो सफिशिएंट है। आगे बात करते हैं बच्चों, तो रिवीजन एंड रिकॉलिंग। रिवीजन एंड रिकॉलिंग क्या है? तो रिवीजन एंड रिकॉलिंग क्या है कि जितना पढ़ लिया है अभी तक उससे डेली पढ़िए। मैम हमारे पास जैसा कि आपने बताया IIT में 5 टॉपिक्स है, और गेट में तो आपके मतलब 10 के अराउंड है, 10-12 टॉपिक्स है। डेली डेली से कैसे पढ़ सकते हैं? तो आपको हमेशा बताया गया है कि जब भी पढ़िए तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो बच्चों अभी भी टाइम है आपके पास, 40-45 दिन है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसे डेली सुबह शाम देखिए। ठीक है, जैसे आप सुबह उठते हो, अपना मॉर्निंग स्टफ करने के बाद चाय पीते हो, शाम को भी स्नैक्स लेते हो, चाय पीते हो, समझ लो ये आपके लिए चाय का काम कर रही है। ठीक है, तो चाय मत पियो 40-45 दिन, लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स अपने जरूर पढ़िए, क्योंकि शॉर्ट नोट से आपको लगेगा कि हाँ आप अभी जितने भी अपने टॉपिक्स पढ़े हैं सबके टच में है, आप सबके साथ आपका कनेक्शन है, सारी चीज़ें आपके माइंड में है। नहीं तो आपको लगेगा अरे अभी तो मैं रियल पढ़ रहा हूँ, 10 दिन तक उसे पढ़ा आपने, 11वें दिन आपने लीनियर स्टार्ट किया, 10 दिन वो पढ़ा, उसके बाद ऐसे ही करके आपने 1 महीना पढ़ लिया, फिर आपको लगा अरे मैं वो तो भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ जो मैंने डे 1 पे पढ़ा था। तो आपका ये जो एक कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, वो जो चेन है वो टूट जाएगा। आपकी चेन को ये क्या करेगा, एज इट इज रखेगा, आपके कनेक्शन को बिल्डअप करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स जरूर कीजिए, आज से अब से शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़िए, चाय पीजिए या नहीं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ना है। रिवीजन एंड रिकॉलिंग का क्या मतलब हुआ? तो बच्चों रिवीजन तो ऐसे कर सकते हो कि जैसे कि आपने स्टार्ट किया कोई भी टॉपिक पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बना लिया है तो अच्छी बात है, शॉर्ट नोट्स के साथ करिए स्टार्ट। नहीं बनाया है तो अब से स्टार्ट कर दीजिए, टॉपिक्स के साथ पढ़ते वक्त शॉर्ट नोट्स बनाना। रिकॉलिंग का क्या मतलब है? जैसे कि आप सोने गए, अब ये एक ऐसा टाइम है जो जेनजीज का वर्ल्ड है, जो ये जनरेशन चल रही है, यहाँ पे हर एक बच्चा कहता है कि अरे बहुत टेंशन है मेरी लाइफ में इस डैश रीजंस की वजह से। अब डैश रीजन सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी को कुछ जो आजकल सो कॉल्ड स्टेटस का चलता है, मतलब यू गाइज नो इट बेटर। तो अपने डैश रीजन को उस टाइम पे ओवरथिंक करने के बजाय जब भी आप सोने जाओ
एक 2 घंटे जो आप ओवर थिंकिंग में बिताते हो, ओवर थिंकिंग के बजाय आप रिवीजन रिकॉलिंग में बिताइए, रिकॉलिंग में। तो यहाँ पे रिकॉलिंग वर्ड आता है, यानी कि जब भी आप सो रहे हो तो आप याद कर लो, अच्छा रियल एनालिसिस की बात करते हैं या फिर चलो ओडी की बात करते हैं। तो ओडी यानी कि ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा डीई क्या है, डी के 2 पार्ट्स क्या हैं, अच्छा ओडी आ गया। ओडी बनता कैसे है, तो जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है या फिर जिन भी फैकल्टी ने पढ़ाया है आपको, हर एक चीज़ को याद करिए। अच्छा ओडी स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे हमने सीखा कि ओडी क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन सीखे, वेरिफिकेशन सीखा, सॉल्यूशंस के मेथड सीखे, फिर उसमें ही डेरिवेटिव को हमने हायर करके सीखा। तो ये सारी जो चीज़ें सीखी हमने, वो आप अपने दिमाग में याद रखिए कि कौन कौन से मेथड सीखे। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो जो हमने 7-8 मेथड सीखे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसका रिडक्शन, देन डैश मेथड्स जो भी हैं आपके, उन सारी चीज़ों को आप रिकॉल करिए। तो ये आप उस समय कर सकते हैं जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो। ओवर थिंकिंग किसी भी रीजन से, मे बी बच्चों को होता हो कि अरे पता नहीं हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं। अब वो थॉट लाने से, सोचने से बेटर है कि रिकॉल कर दो जो पढ़ा है। अब देखो फ्यूचर तो कोई देख सकता नहीं, तो क्यों फ्यूचर की टेंशन लेना। आज अच्छा करो, कल डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस ऑफ। चलिए बात करते हैं उसके बाद मॉक टेस्ट एंड PYQs की, कि कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, नोट्स को किस तरीके से पढ़ना है, आपको समझ आ गया। आपने थियोरी पढ़ ली, थ्योरम सारे कर लिए। अब बात आती है प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस की। सिंस हमारे पास 40 to 45 डेज रह गए हैं, जहां पे आप हर एक टॉपिक पे एक बुकलेट के क्वेश्चन लेके सॉल्व करने के बजाय आप मॉक टेस्ट दें, PYQs लगाएं, तो वो आपके प्रिपरेशन को ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या आपने सच में पढ़ाई करी है या नहीं। आपको जो लगता है कि ये मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, क्या वो सच में टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो ये आपके प्रिपरेशन को एग्जैक्ट मिरर का काम करेगी, ठीक है। अब मॉक टेस्ट, बच्चे कहते हैं कि मैम मॉक टेस्ट क्यों देना होता है, तो मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है। सपोज आपने पढ़ाई करी, सीधे आप एग्जाम में गए, सीधे आपने एग्जाम का एटमॉस्फेयर देखा, अरे सिस्टम पे 3 घंटे बैठना है, अगल बगल के लोग हैं, और आप पैनिक हो गए। बहुत से लोग होते हैं जो 3 घंटे सिस्टम पे कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली नहीं बैठ पाते हैं, उनको आइज बर्न होने लगती है, हेडेक होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। या फिर ये सारी तो अलग सी बात है, मेडिकली प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को एंजाइटी होने लगती है कि अरे 120 मिनट रह गया है, अरे 110 मिनट रह गया, अरे 100 मिनट रह गया, 90 मिनट रह गया, 80 मिनट रह गया, ये क्वेश्चन कैसे करें। वो जंप ऑन करने लगते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ के दूसरे पे जाते हैं, टाइम देखते हैं, अच्छा ये रह गया, नहीं लग रहा है, चलो चलो इस टॉपिक को छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट का क्या फ़ायदा है बच्चों, तो मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये है कि आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, उसमें भी एक टाइमर होता है, आप सिस्टम पे देते हो, तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम में फील करोगे वो एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिल जाता है। तो जो एंजाइटी वहाँ पर होगी वो यहाँ पे नहीं होगी। अब क्या होता है दूसरी चीज़ और, कि मेन एग्ज़ाम में बच्चे इस प्रेशर के चलते वो सिली मिस्टेक करने लगते हैं। सिली मिस्टेक्स इस तरीके से करने लगते हैं कि उनका प्लस में आया आंसर, जाके ऑप्शन माइनस वाला टिक करके आ गया, पैनिक होने की वजह से कि यार ये आगे टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, सॉल्व तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी मुझे आगे मूव ऑन करना है, जल्दी से टिक करता हूँ या टिक करती हूँ ऑप्शन। अब उस टिक करने के समय आपने बी की जगह सी कर दिया, सी की जगह डी। बट आप मॉक टेस्ट जब दोगे तो वहाँ भी आपके पास टाइमर होगा, वहाँ भी आपका एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्योंकि जहाँ से भी आप मॉक टेस्ट ले रहे हो बहुत सारे n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रहे होंगे, तो कंपटीशन वहाँ भी चल रहा होगा। अब वहाँ भी आपके दिमाग में होगा कि अरे जल्दी से मुझे इतने टाइम में ये क्वेश्चन लगाना है, जो आंसर आया है प्लस, अगर यहाँ पे आपने माइनस लगाया, मॉक टेस्ट के बाद रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। जब आंसर आप देखोगे, क्रॉस चेक करोगे, तो अरे मेरा आंसर आ चुका था बट मैंने गलत टिक किया, तो आपको यहीं पे रियलाइज़ हो जाएगा। तो बाद में बच्चे जो एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि मेरा तो बहुत अच्छा हुआ था एग्ज़ाम, 2 क्वेश्चन की वजह से रह गया, वो भी हो गया था सिली मिस्टेक की वजह से रह गया था। एटलीस्ट ये एक्सक्यूज़ आप नहीं दे पाओगे अगर आप मॉक टेस्ट देते हो।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ से खरीदो, आप किसी भी डैश प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, बट डेफिनेटली मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। रही बात पीवाईक्यूज की, तो पीवाईक्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है? तो पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आपको कितने भी क्वेश्चन दे दिए जाए किसी भी डैश इंस्टीट्यूट से, वो क्वेश्चन आपके लायक नहीं है, या मतलब जो भी कह सकते हैं, उस क्वेश्चन की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस एग्जाम को आपने देना है, जिस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है आने वाले एग्जाम में, उस एग्जाम में प्रीवियसली क्या क्वेश्चन पूछे गए और कैसे पूछे जा सकते हैं, ये एग्जैक्ट डेटा आपको पीवाईक्यू देता है। अब जैसे कि मैं बात करूँ रियल की ही, बुलजैनो की ही, तो मैंने आपको एक डैश क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, जो कभी पेपर में आया ही नहीं है, मतलब आज तक पूछा ही नहीं गया बुलजैनो पे, उस पैटर्न पे उस तरीके का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन एग्जाम में वो आया ही नहीं, और जैसा आता है या आएगा आपने वो करा ही नहीं। तो वहां पे आपने बोला बुलजैनो मैंने पढ़ा तो था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को तो मैंने करा ही नहीं। दिक्कत ये थी कि आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए। देखो पैटर्न हमेशा वही रहता है, किसी भी एग्जाम को आप देखोगे, प्रीवियस ईयर्स वहां पे अगर 10 साल के 12 साल के एक्यूमुलेट करके चेक करोगे तो डेफिनेटली आप एक चीज कॉमन पाओगे, दैट इज पैटर्न इज ऑलवेज सेम। पैटर्न हमेशा सेम रहता है, क्वेश्चंस बदलते हैं। अब मैथ्स वाले हैं, डिजिट चेंज कर देंगे। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि IIT JAM एग्जाम की खास बात ये है कि 20 मतलब जो ईयर चल रहा है उस ईयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब हमारा 2024 है तो 2024 पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस तरीके से आ सकता है कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2024 है, बताइए इसके सब ग्रुप्स कितने हो सकते हैं, इस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा कि नहीं, इस ऑर्डर का एलिमेंट होगा कि नहीं, कि अगर होगा तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, या फिर ग्रुप का ऑर्डर ये है, इसकी क्लास इक्वेशन लिखिए, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के पूछ सकता है, या फिर क्या ये लीप ईयर है या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो IIT JAM में एक क्वेश्चन तो हमेशा ही लीक होता है, एंड दैट इज कि जो ईयर है उस पर बेस्ड एक ईयर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये सारी अप्रोच रखी, ट्रस्ट मी अगर आपने इन चारों को अपना लिया तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है और एक अच्छे स्कोर के साथ। ठीक है, बस आपको यही स्ट्रेटेजी रखनी है और कोई नहीं रोक सकता है। मान लो किसी कारणवश कल को चीजें नहीं वर्कआउट हुई, नहीं हो पाया, तो एक चीज दिमाग में रखना लाइफ में किसी भी एग्जाम के लिए कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। क्या चीज? हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। यानी कि आपने अगर सच में ऑनेस्टी से पढ़ाई करी है तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। लेट से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, IIT JAM क्लियर नहीं हुआ, क्या पता गेट क्लियर हो जाए। गेट के लिए मैंने बताया है कि 5 टॉपिक मेन है जो इसमें आता है, जिसका अच्छा खासा वेटेज है, तो आराम से 45 तो 40 प्लस स्कोर कर सकते हो IIT JAM के सिलेबस से ही। ठीक है, तो क्या पता आपका गेट क्लियर हो जाए, क्या पता कुछ और एग्जाम, जरूरी थोड़ी IITs के अलावा और इंस्टीट्यूट्स नहीं है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, ISI है आपका, टिफर है, इन इंस्टीट्यूट्स में हो जाए। तो हमेशा अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए, बिलीव इन योर एबिलिटी, हमेशा ट्रस्ट रखिए, अपनी पढ़ाई पे ट्रस्ट रखिए कि यस जितना मैंने पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में होता है ये कहीं ना कहीं कि यार मैंने पढ़ तो लिया, मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, अब से मुझे पढ़ना ही नहीं है, मेरे को हायर मैथ्स में ही नहीं जाना है। अरे एक और ट्राई करके देखो, क्या पता कुछ डैश रीजन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या पता आपके कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, क्या पता आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। तो ये तो एक्सक्यूजेज हो गए। आप अपने आप पे वर्क कीजिए, किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद पे वर्क किया जाए, खुद के लिए काम किया जाए, है ना। तो बस यही कुछ स्ट्रैटेजी थी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं अपने अपकमिंग 2024 एग्जाम में IIT JAM के और गेट के। ठीक है।
और किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए स्ट्रेटेजी वीडियो, एक नए जेनरिक सेशन में, जहाँ पे हम कुछ और एनालिसिस करेंगे, किसी और विषय पे बात करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड विश यू द बेस्ट। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।